बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 6 संधि। तो आइए बच्चों संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो संधि है क्या? संधि शब्द निर्माण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है, जैसे कि महा प्लस आत्मा महात्मा, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। उपयुक्त शब्दों में महा का अंतिम वर्ण आ तथा आत्मा का आरंभिक वर्ण आ परस्पर मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं, जिससे महात्मा शब्द बनता है। इसी प्रकार विद्या का अंतिम वर्ण आ और अर्थी का आरंभिक वर्ण अ मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं, जिससे विद्यार्थी शब्द बनता है। तो संधि के भेद। संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो पहला है स्वर संधि। जब दो स्वर परस्पर मिलकर नए स्वर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो उनके मेल को स्वर संधि कहते हैं। जैसे नर प्लस ईश नरेश, यदि प्लस अपि यद्यपि। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 मुख्य भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम दीर्घ संधि के बारे में। जब ए आ ई उ ऊ री इन ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वरों से इन्हीं के सजातीय ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि कर्म प्लस अनुसार, तो ये क्या बन गया? कर्मानुसार। यहाँ पर अ प्लस अ मिलकर क्या बना है? आ। आप देख सकते हैं आ प्लस आ मिलकर बना है आ। ऐसे ही शस्त्र प्लस आगार, तो आ प्लस आ मिलकर भी आ बना है शस्त्रागार। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ए प्लस आ मिलकर ए प्लस ए मिलकर भी आ बनेगा, ए प्लस आ मिलकर भी आ बनेगा और आ प्लस ए आ मिलकर भी आ ही बनेगा। इसी तरह से ई प्लस ई मिलकर बड़ी, छोटी प्लस बड़ी मिलकर भी बड़ी बनेगी और बड़ी प्लस बड़ी मिलकर भी बड़ी बनेगी। इसी तरह से उ और इसी तरह से री। इसके बाद है गुण संधि। जब ए आ के बाद ई आते हैं तो दोनों मिलकर ओ और उ हो जाते हैं, तो दोनों मिलकर ओ तथा री आता है तो दोनों को मिलाकर अर हो जाता है। जैसे कि नर प्लस इंद्र, तो क्या बन गया? नरेंद्र। यानी आ प्लस ई मिलकर क्या बन गया? ए प्लस ई मिलकर भी, आ प्लस ई मिलकर भी, तो सभी से ही क्या बनेगा? ए। ऐसे ही ए प्लस उ मिलकर ओ बन जाएगा, ए प्लस बड़ा उ भी, ए प्लस छोटा उ भी, आ प्लस उ भी, सब मिलकर क्या बन जाएंगे? ओ। और ए प्लस री मिलकर क्या बन जाएगा? अर। ठीक है, ए प्लस री या फिर आ प्लस री, ये भी क्या बन जाएगा? अर। वृद्धि संधि। जब ए आ के बाद ए आते हैं तो दोनों मिलकर ए तथा ओ औ आते हैं तो दोनों मिलाकर औ हो जाता है। जैसे कि ए प्लस ए क्या बन जाएगा? आई। ऐसे ही ए प्लस ओ मिलकर क्या बन जाएगा? औ। ठीक है, इसके बाद है यण संधि। जब ई उ री के बाद कोई विजातीय स्वर आता है तो ई का य, उ का व तथा री का र हो जाता है। जैसे कि ई प्लस ए ये, ई प्लस उ यू, बड़ी ई प्लस उ यू। ऐसे ही बड़ी ई प्लस आ या, उ प्लस अ व, उ प्लस आ व और बड़ा उ प्लस अ व। अयाधि संधि। जब ए आए ओ आओ के बाद कोई विजातीय स्वर आता है तो ये क्रमशः अय आए आओ हो जाते हैं। जैसे कि ए प्लस अ अय, आई प्लस अ आए, ओ प्लस अ अब, औ प्लस अ आओ और औ प्लस उ आओ, औ प्लस ई आवे। इसके बाद दूसरा है व्यंजन संधि। जब व्यंजन से व्यंजन अथवा स्वर से व्यंजन मिलता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिग प्लस गज तो दिग्गज, तत् प्लस लीन तल्लीन। व्यंजन संधि के भेद। व्यंजन संधि के 9 भेद होते हैं जो इस प्रकार हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 भेद किस तरह हैं: जसत्व संधि, अनुनासिक संधि, चतुर्थ और ष्टुत्व संधि, प्रथमा का तृतीय तथा ह का चतुर्थ वर्ण, छत्व संधि, स्वर से योग से च आगम, शस्त्र संधि, अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे जशत्व संधि। जब 5 वर्गों में से किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण अथवा य र लव में से कोई वर्ण आता है तो उस वर्ग का प्रथम वर्ण उसी के वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे कि सत प्लस गमन सदगमन, तो यानी त प्लस ग मिलकर क्या बन गया? द।
ठीक है, इसी तरह से ये बनने वाले सभी शब्द हैं, ये आप अभ्यास में पढ़ेंगे और इन संधि को आपस में जोड़ेंगे। दूसरा है अनुनासिक संधि, यानी प्रथम का पंचम वर्ण। जब किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे कि षट प्लस मास, तो क्या बन गया क्षण मास, यानी ट और म मिलकर क्या बन गया णामा, तो क्या बन गया क्षण मास। ठीक है, इसी तरह से क और न मिलकर बन जाएगा णन, क म मिलकर डम, त प्लस न मिलकर ना, है ना। श्चुत्व और श्चुत्व संधि, जब त वर्ग के बाद छ छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण ल वर्ग वर्ण आते हैं तो त वर्ग का क्रम से च छ ज झ ण, यानी ये सब क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, अपने वर्ण के हाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो मत प्लस टिका यानी मट्टिका, उत प्लस डयन तो यानी उड़यन। इसी तरह से प्रथमा का तृतीय तथा ह का चतुर्थ वर्ण, जब किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ह आता है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण तथा ह उसी वर्ग के चतुर्थ वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि गट प्लस ह, तो ये क्या बन गया गड्ढा। ठीक है, इसके बाद है छत्व संधि, जब त अथवा द के बाद श आता है तो त द का च तथा श का छ हो जाता है। जैसे कि उत प्लस शिष्ट तो क्या बन गया उच्छिष्ट, उत प्लस श्वास तो क्या बन गया उच्छ्वास। स्वर के योग से च आगम, जब किसी स्वर के बाद छ आता है तो छ से पहले च और जुड़ जाता है। जैसे कि स्व प्लस छंद तो क्या बन गया स्वच्छंद। शत्रु संधि, जब आ को जोड़कर अन्य किसी स्वर का वर्ग ह य व र ल के बाद स आता है तो उसका श हो जाता है। जैसे कि सुसुप्त तो क्या बन गया सुषुप्त। इसके बाद है अनुस्वार संधि, जब म के पश्चात कोई स्पर्श व्यंजन आता है तो म स्पर्श व्यंजन के वर्ण का पंचम वर्ण अथवा अनुस्वार हो जाता है। जैसे कि सम प्लस ज तो क्या बन गया संजय, सम प्लस कर तो क्या बन गया संगर। अनुस्वार संधि, जब म के बाद स्पर्श व्यंजन के अतिरिक्त कोई भी व्यंजन आता है तो म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे कि सम प्लस रक्षक संरक्षक। तीसरा है विसर्ग संधि, विसर्ग के स्वर अथवा व्यंजन के मिलने पर उनके रूप में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के भेद, विसर्ग संधि के निम्नलिखित भेद हैं। विसर्ग के योग से आ का पूर्व रूप, जब विसर्ग से पहले और बाद में दोनों ही स्थानों पर आ होता है तो विसर्ग से पहले वाले आ का ओ हो जाता है तथा बाद वाला आ विसर्ग से मिलकर पूर्व रूप हो जाता है। जैसे कि मने प्लस अनुकूल तो क्या बन गया मनोनुकूल। ठीक है, विसर्ग का श, जब विसर्ग से पहले कोई भी स्वर और उसके बाद च छ श में कोई वर्ण आता है तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे कि पुनः प्लस च तो इस विसर्ग का क्या बन जाएगा श, पुनश्च। विसर्ग का र, विसर्ग का र कब बनता है, जब विसर्ग से पहले ए आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आता है तब विसर्ग के बाद भी कोई स्वर अथवा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या अंतस्थ वर्ण होता है तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे कि दुहे प्लस उपयोग तो क्या बन गया दुरुपयोग। विसर्ग का श, विसर्ग का श षटकोण यानी श कब बनता है, जब विसर्ग से पहले ई उ में से कोई वर्ण होता है तथा विसर्ग के बाद क ख ट प फ में से कोई वर्ण होता है तो विसर्ग का श हो जाता है। ठीक है, जैसे वही प्लस खंड तो क्या बन गया बहिष्खंड। विसर्ग को ओ, जब विसर्ग से पहले ए आ हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे कि यशय प्लस दा तो क्या बन गया यशोदा।
इसके बाद है विसर्ग का स। जब विसर्ग से पहले ए ई उ तथा विसर्ग के पश्चात तै थे वर्ण अथवा कार या पति शब्द आता है तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे वाचे प्लस पति तो क्या बन गया, वाचस्पति। नमः प्लस कार, नमस्कार। ऐसे ही विसर्ग का विसर्ग ही रहना, यानी कुछ वर्ण ऐसे भी है जिसमें विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, उसमें कोई संधि में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। जब विसर्ग से पहले ए आ के अतिरिक्त कोई स्वर होता है और बाद में श श स में से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि वह विसर्ग ही बना रहता है या अपने बाद आने वाले वर्ण में बदल जाता है। जैसे निये प्लस शंख, निशंक। दुए प्लस शासन, दुशासन। विशेष, यदि विसर्ग से पहले ए होता है तथा बाद में क अथवा प होता है तब भी विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वह विसर्ग ही बना रहता है। जैसे अधः प्लस पर तो अधपर्व। विसर्ग से पूर्व स्वर का दीर्घ होना। जब विसर्ग से पहले आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर और विसर्ग के बाद में र हो तो विसर्ग का लोप होकर उससे पहले के ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो जाता है। जैसे कि निये प्लस रोग, निरोग। चतुर प्लस रंग, चतुरंग। विसर्ग का लोप। विसर्ग का लोप कहाँ होता है, जब विसर्ग से पहले ए तथा बाद में ए होता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव, अतएव। ठीक है, तो यहाँ पर इस पाठ का सार क्या मिला आपको, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि में तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। जब दो स्वर परस्पर मिलकर नए स्वर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो उनके मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 मुख्य भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। जब व्यंजन से व्यंजन अथवा स्वर से व्यंजन मिलता है तो उस परिवर्तन या विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। इसके बाद है विसर्ग से स्वर अथवा व्यंजन के मिलने पर उनके रूप में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने इस पाठ में संधि के बारे में पढ़ा है, तो आप अभ्यास में एक बार फिर से संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि विच्छेद, संधि वाले शब्दों को एक बार अच्छे से फिर से पढ़ के संधि शब्दों का निर्माण, नए नए संधि शब्दों को निर्माण करेंगे। ठीक है, और संधि के जितने भी हमने भेद पढ़े हैं एक बार फिर आप अभ्यास में इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे और इनसे बनने वाले शब्दों को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। तो आशा करती हूँ यहाँ आपको संधि बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।